जी रजत जी। विजिबल है सर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड शेयरिंग दोनों। सर। सर यस सर। ओके ओके। सर आज हमारा मनी बिल वगैरह आ जाएगा इसमें? अभी देखते हैं क्या आ जाता है, चॉइस करेंगे ठीक पूरा। है सर। और सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव हमने पूरा देख लिया है काफी। सो लेजिस्लेचर जैसे कि हमने एग्जीक्यूटिव को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड जैसे किया था, उसी तरह हम लेजिस्लेचर को डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में। सेंटर, सेकंड है हमारी स्टेट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सेंटर में हम कैसे देख रहे हैं कि लोकसभा प्लस राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर में एलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, एलसी मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। पार्लियामेंट का इसमें हमें बेसिकली देखना होगा पार्लियामेंट के बारे में। एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, काफ़ी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस एस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड रिलेटिंग थिंग्स। पार्लियामेंट से बहुत से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसमें से आएंगे, उस चीज़ को बताया जाएगा यहाँ पर काफ़ी। पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट आप लोग जानते हैं हमारी कैसी है, हमने पिक्चर देखे थे तो उसमें देखा था कि पार्लियामेंट हमारी बाई कैमरल है। पार्लियामेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है आपका पार्ट 5 आर्टिकल 79 टू 122 इज रिलेटेड टू है। यूनियन पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें कौन कौन आता है आपको पता ही होगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा बिकामेरल क्या लिखा है? बाई कैमरल लेजिस्लेशन, बाई कैमरल, वो आपको शेयर कर देंगे पीडीएफ। अलग अलग खा लिया ना। लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये म्यूट करिए अपना माइक प्लीज। देख गए ना कदम चाहने के लिए चिको को माइक म्यूट करिए अपना। देख गए ना बोलन चाहने के लिए मम्मी देनी ऊपर चाबी देके गिरा मुझे। सर आप अपने एंड से कर दीजिए। सर उनका प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं है क्लास में। ऑनलाइन क्लास। जिंदगी बर्बाद। जैसे बोलते हैं दोबारा ज्वाइन करने, माइक ऑफ करिए किसी का फ्रेंड हो तो। पार्लियामेंट में हमने देखना होगा कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा यानी कि लोअर हाउस एंड राज्यसभा मीन्स अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें हम तीन चार लेवल पर देखेंगे, लोअर हाउस और जो हम लोकसभा कहते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है उसका, इलेक्शन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेटिव इक्वालिटी मतलब वो कैसा रिप्रेजेंटेशन है स्टेट का कैसा। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स एंड एलोकेशन। हम वन बाय वन इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे लोकसभा। इसमें बहुत सी चीज़ें जो करंट में सिनेरियो में हुई हैं उस चीज़ को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, अप टू डेट है पूरी चीज़ें। लोकसभा में आपका इस टाइम करंट जो सिचुएशन है, मैक्सिमम इन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लिखा है, इन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया गया है 552 सीट्स मैक्सिमम। लोकसभा में जो कि आपकी सीट्स कितनी होंगी, मैक्सिमम 552। करंट में कितनी है आपकी 543, 545 नहीं है, याद रखना। जो 540 एंग्लो इंडियन वाली है उसको हटा दिया गया है, कैसे है वो भी बताया जाएगा अभी। 543 में जो आपकी यूटी से हैं, यूटी से आपकी 13 सीट हैं और स्टेट से आपकी 530 सीट हैं। तो टोटल कितने हो गए आपकी पूरी 543, टू एंग्लो इंडियन कटा दिया गया है। अब यूटी में मैक्सिमम नंबर, जैसे कि आपने ये देखा कि 543 है, लेकिन हमने ये बात करा मैक्सिमम कितना हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब है 552। तो यूटी के लिए जो मैक्सिमम सीट दी गई है लोकसभा में वो है 20। यहाँ पर 20 इसलिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 20 इसलिए है। अच्छा, ये आपका सीट्स हैं कितनी, 552 और 543। रिजर्वेशन इन द लोकसभा, अब जैसे कि रिजर्वेशन होता है ना लोकसभा में और उसे उसमें स्टेट असेंबली में, तो उसको कैसे है उसके बारे में बताया जाएगा आपको। 1935 के एक्ट, जो कि आपका एक्ट हमने बताया था पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में था, वहीं से इसका बेस बनता है। सुप्रीम कोर्ट में 84 है सीट, ये सीट रिमेंबर याद रखना। सुप्रीम कोर्ट में कितनी है, 84 है। और सॉरी, सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट है, थोड़ा आप कंफ्यूजन हो रहे हो, शेड्यूल कास्ट में। और शेड्यूल ट्राइब में 47 है आपकी। सर सॉरी टू इंटरप्ट, सर माइक यस, थोड़ा पास में रख के बोलिए ना। ओके सर ओके आपकी ओके। बिल्कुल वॉइस नहीं आ हाँ रही। वॉइस थोड़ी लो है सर आपको।
सर हेलो। मैं क्वेश्चन पढ़ा था मैंने कहीं पे, तो उसमें तो लिखा हुआ था कि पार्लियामेंट में कोई रिजर्वेशन नहीं है एज पर्टिकुलर, मतलब शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब या फिर लेडीज के लिए। देख लीजिए भाई। रिजर्वेशन है भाई। मैम अभी ठीक है, मैं क्वेश्चन साइड ले लूंगा, अभी 2 दिन थोड़ा लेट से लीजिए क्लास में, फिर बता देंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर अभी आपके। 1935 के एक्ट रिजर्वेशन आता है लोकसभा में, ये आपका शेड्यूल कास्ट में है आपका 84, शेड्यूल कास्ट जो कि अनुसूचित जाति है उनके लिए 84 सीट एलोकेशन है, एसटी के लिए है आपकी 47 मेंबर। ये कुछ फैक्ट है आपके, लोकसभा में कितनी सीट है, कितने करंट में कितनी है, मैक्सिमम यूटी के लिए कितनी है, ये क्वेश्चन याद रखना, मैक्सिमम यूटी के लिए 20 है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर मैंने कैसे कर रखा है। एंग्लो इंडियन वॉइस आ रही है ना अब आपको? यस सर। क्लियर है सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। देखिए ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जिसमें आप काफी कंफ्यूजन होंगे, 545 और 543 में किसमें है, यहाँ पर इसका प्रूफ दे रहा हूँ मैं आपको। एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट्स इन द पार्लियामेंट एज लेजिस्लेचर ऑफ द इंडिया स्टेट होगा हैज डिसकंटिन्यूड बाय द 126th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2019। बिल कौन सा था आपका? 126th बिल। एंड इनेक्टेड एज, ये एक्ट कौन सा बना? ये एक्ट बना आपका 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। यहाँ से एंग्लो इंडियन की जो सीट थी उसको रिमूव कर दी गई। किस डेट से इफेक्टिव है? 25 जनवरी 2020 से है, याद रखना। ये एक्ट कब आया था? नोटिफिकेशन डेट है ये। एक्ट कब आया था आपका? 104। ये आपका जब आप देखेंगे ना किससे कौन से एक्ट डेट है, तो 104 याद रखना। आपके एंग्लो इंडियन रिजर्व जो सीट थी, रिजर्व थी पार्लियामेंट में, उसको हटा देगा 2019 के थ्रू। 25 जनवरी 2020 इसकी डेट थी। एंग्लो इंडियन यहाँ पर इसलिए आपकी जो सीट है इस टाइम, आप पूछ रहे थे ना क्वेश्चन 545 आएगा या 543 आएगा, तो यहाँ पर 543 आएगा आपका। ये आपका सीट्स में था, जो हम स्ट्रक्चर में अगर कैसे लोग पास्ट पूछेगा तो करंट से मैं रिलेट बता करके रहा ना हूँ, पूछ एक मिनट अभी, 2 मिनट रुक जाए, मैं क्वेश्चन ले लूंगा अभी। सेकंड आपका एस्पेक्ट है आपका इलेक्शन। इलेक्शन इसका कैसे होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपकी सीट्स तो बता दी हैं, कितनी सीट होंगी लोकसभा में, 552 बता दी गई हैं, लेकिन उसका इलेक्शन कैसे होगा ये उसको डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन का प्रोसेस नॉट डिफाइन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसको कैसे होगा फिर, प्रोसेस कैसे होगा? तो ये पार्लियामेंट के पावर पास दे दी गई पावर, पार्लियामेंट डिसाइड करे कि हाउ दे वांट द इलेक्शंस। तो पार्लियामेंट ने यहाँ पर पास किया है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में। इसमें देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 2 टाइप के इलेक्शन आपके बताए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट में इनेक्ट किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में। 1950 में इलेक्शन की 2 प्रोसेस बताई गई हैं। फर्स्ट है मेजोरिटी सिस्टम, जिसको फर्स्ट कम फर्स्ट गेट होता है। सेकंड आपका जो मैंने आपको पिछली क्लास से बता रहा हूँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसको हमने लिस्ट सिस्टम भी कहा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये आता है आपका पहले आओ पहले पाओ वाला कॉन्सेप्ट, जो कि आपका मेजोरिटी में, जिसमें आपका 49 मिले, 150 मिले तो 50 वाला जीत जाता है, ये वाला। ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में है। इसके साथ ही लो कमीशन जो आपकी रिपोर्ट होती है, आपने सुना होगा, लो कमीशन ने क्या रिकमेंड किया है कैसे इलेक्शन हो, ये थोड़ा एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं। 1/2 मेजोरिटी सिस्टम एंड 1/2 प्रोपोर्शनल सिस्टम। मीन्स मतलब जब इस पे डिबेट डिस्कशन हुआ कि मतलब कैसे इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए देश में, तो उसमें देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में तो भाई पार्लियामेंट में डिसाइड कर दिया कि मेजोरिटी सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल सिस्टम, ये 2 सिस्टम दे दिए। जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई तो उसमें बहुत सी क्रिटिसिज्म हुई कि इस सिस्टम की क्या, इसमें माइनॉरिटी का पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता, मेजोरिटी सिस्टम में रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम हो। बहुत डिबेट चली इस पे, तो लो कमीशन ने इस पे लो कमीशन की रिकमेंडेशन क्या है? लो कमीशन कहती है कि भाई आधे चुनाव आपके मेजोरिटी सिस्टम से कराए जाएं और आधे प्रोपोर्शनल सिस्टम से कराए जाएं। ये इसमें लो कमीशन रिकमेंडेशन दी, ये ऐसे एक एडिशनल पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई इस एग्जाम से लेना देना नहीं है। अब हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई इसमें नोवेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन द व्हाट विल द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट इनेक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इन 1950। सर प्रोपोर्शनल सिस्टम से मैं इम्प्लीमेंट अभी अपने मैं इंडिया बता में रहा होना हूँ, बहुत। एक 2 मिनट रुक जाइए बस, थोड़ा कर लीजिए, मैं कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, जो काफी लंबा चला जाएगा, मैं बता रहा हूँ। प्रोपोर्शनल सिस्टम, लिस्ट सिस्टम जिसको हमने कहा, बता रहा हूँ उसको भी। अब इंडिया में हमने ये तो देख लिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन 2 वे बताया गया कैसे इलेक्शन होंगे, मेजोरिटी सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल सिस्टम। तो यहाँ पर लेकिन अब लोकसभा में कौन सा फॉलो हुआ? हमने फॉलो किया मेजोरिटी रूल, फॉलो इन द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड प्रोपोर्शनल सिस्टम कहाँ फॉलो होता है आपका, अपने याद होगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और कहाँ होता है कोई बताएगा?
लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते विधान परिषद वाले उनके लिए। नहीं राज्यसभा, नहीं, बता रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट पंचायत। राज्यसभा हो गया। यस सर, राज्यसभा देखो, ही है सर। राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये 3 चीज हो गई। प्रेसिडेंट और क्या था राज्यसभा, किसे क्या बोला मैंने? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट। अब बताता हूँ, अब बता दो किसी जगह कहाँ यूज होती है, मेन इंपॉर्टेंट जगह। पंचायत। तो नहीं, बता रहा हूँ, पार्लियामेंट्री कमेटी के नाम सुना है आपने? यस सर। कमेटीज होती हैं, Yes, है ना? sir. उनका जो इलेक्शन होता है इसी से होता है, याद रखना। कौन कौन सी कमेटी है बताया जाएगा आपको इसी 1-2 क्लास में। जैसे कि आपकी कौन कौन सी पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, ये सब कमेटीज का इलेक्शन इसी से होता है, जिसमें होते हैं। सर एक बार फिर से बताना। पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती हैं, जैसे डिपार्टमेंटल कुछ कमेटीज होती हैं, जैसे कि पब्लिक फाइनेंस कमेटी आती है, फाइनेंस कमेटी में आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, उन सब कमेटी का इलेक्शन इसी से होता है। वो बताया जाएगा क्योंकि बहुत सारी कमेटी होती है, पूरा उनका मैं फ्लो डायग्राम से बता दूंगा कैसे होता है। बस इतना ध्यान रखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी का इलेक्शन भी प्रोपोर्शनल सिस्टम से होता है। अभी ये इलेक्शन हमने देख लिया, स्ट्रक्चर हमने देख लिया। थर्ड पॉइंट आता है आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स। ओके, ठीक है। एलोके वॉइस मेरी क्लियर आ रही है ना? एक बार इन्फॉर्म कर दो क्योंकि कुछ मैसेज आया मेरे पास। Yes, sir. हाँ, Voice sir. clear है, sir. क्लियर है सर। ठीक है, कोई भी किसी टाइप का कुछ हो तो बता देना, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट्स, अब हमने ये 2-3 पॉइंट्स देख लिए थे, कैसे कैसे उनका इलेक्शन होगा, कैसे उनका मैक्सिमम सीट है। एलोकेशन ऑफ सीट रिप्रेजेंटेटिव इक्वालिटी, हमने कहा है कि भाई पूरा जो स्टेट है कैसे उनका इक्वालिटी किया जाएगी, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई भी स्टूडेंट इसी में बार बार पूछते हैं कैसे है उसका बेस है, कैसे कंफ्यूजन काफी यहाँ होती है, यहाँ बता रहा हूँ आपको, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं। आफ्टर 10 ईयर ऑफ सेंसस, आफ्टर 10 ईयर मतलब कहने मतलब ये है कि इसमें सेंसस के बाद क्या होगा आपका एक एलोकेशन ऑफ सीट्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम समझेंगे। यहाँ पर 1951 में सेंसस हुई थी, तो पहली बार यहाँ पर 1952 के अकॉर्डिंग सीट का एलोकेशन हुआ था फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम जिसको हम डिलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन कहते हैं, परिसीमन आयोग जिसको कहते हैं, काफी आपने न्यूज में सुना होगा। अभी जम्मू कश्मीर के लिए फॉर्म हुआ है तो आपने देखा होगा वहाँ पर। ये आज तक हिस्ट्री में कितनी बार फॉर्म हुआ है? 4 टाइम। ये डेट याद है कि 1952, 62, 72, 2002, ये 2-3 में से समथिंग कुछ हो सकता है, तो वहाँ पर उसका कोई इशू नहीं है। 4 टाइम हुआ है, 1952, 62, 72, 2002। ये उस टाइम की जो सेंसस है उसके बाद में हुआ है। जैसे कि 1971 में सेंसस हुई होगी, 1 में हुई है, उसके बाद बाउंड्री कमीशन हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, उसने कुछ सीट का एलोकेशन किया है। इसको क्यों किया जाता है? इलेक्शन फॉर्म आफ्टर सेंसस, लोकसभा की सीट को डिवाइड किया जाता है एलोकेशन जो होती है उसके लिए। डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर ये 1951 51 में, 1952 में फर्स्ट टाइम, 62, 72, 2002। अब क्वेश्चन आता है कि हम जो करंट जो सिचुएशन है, जो सीट का एलोकेशन है, वो किस बेस पे है? तो आपका ये रहा उसका आंसर। 1971 बाउंड्री कमीशन के अकॉर्डिंग करंटली जो 543 जो आपकी सीट्स हैं लोकसभा में, वो यहाँ से आती हैं। 1971 की जो सेंसस मतलब बाउंड्री कमीशन सेंसस के बाद हुई थी, उसी के मतलब 1971 की सेंसस को बेस बना के आई भी सेट का एलोकेशन चल रहा है आफ्टर 50 ईयर, ये यहाँ पर होता है। अब हाँ, इसको कैसे कैसे इंक्रीज किया गया है ये भी क्वेश्चन देख लो आप। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको बढ़ा दिया गया था कि भाई 2001 तक इस सेम रहेगी। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, उसमें कह दिया 2026 तक नोट चेंज इन दिस एरिया। बेस ऑफ सीट इंक्रीज कैसे होगा? इक्वालिटी होगा इसमें। सीट का इंक्रीज कैसे होता है? एरिया क्या होता है और सेंसस होता है, दोनों आपका टर्म भी देख लेना, एरिया भी है सेंसस भी है। ये चीजें मैंने बताई। तो यहाँ पर इलेक्शन की जो अभी सीट हैं, अच्छा मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 1971 को ही एक बेस क्यों बनाया गया, उसके बाद मतलब क्यों नहीं आज तक किया गया इसमें? 10 लाख पर। 24th अमेंडमेंट सर। नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा ब्रीफ कर थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मुझे जानने जरूरत नहीं है। सर एक्चुअली गवर्नमेंट की पॉलिसी ये प्रमोट करना चाह रहे थे कि पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रोल करना है, और उस हिसाब से सीट फिक्स कर दिए थे कि जिसकी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, अगर पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर स्टेट की ज़्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उनको रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा चाहिए होंगे, बट फिक्स कर दिया था ये प्रमोट करने के लिए कि पॉपुलेशन जो है उसे कंट्रोल में किया जा सके। गुड आंसर, गुड, यही इसका आंसर है। मतलब सर, जैसे कि कुछ मैं जैसे कि जो बताइए बताइए।
बताइए। मेरा जैसे मुझे लगता है कि बेस ईयर माना गया था उसके हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से, और उसको फिक्स किया गया 2025 या 26 तक जहाँ तक। 26 मैंने यहाँ देखो ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब इसमें रीज़न यही था जो आपने बताया भी किसी ने, तो यही रीज़न था कि मतलब एक 1971 के सेंसस मान ले, जैसे कुछ बड़े स्टेट है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत है, जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश है, मोर देन 20 करोड़ पॉपुलेशन। अगर ये चेंज करते रह गए, जो छोटे स्टेट है गोवा है, बहुत कम, जिनकी लाखों में है, करोड़ भी नहीं है, वहाँ पर सिचुएशन क्या आई, क्योंकि बिल्कुल भी इनइक्वालिटी स्टेबलाइज हो जाएगी स्टेट में, क्योंकि वहाँ कहीं कहीं पर जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर आप भी अभी देख लो, अ, उत्तर प्रदेश में अराउंड 80 सीट है ना, 80 सीट है लोकसभा की, तो दिल्ली में कितनी 7 है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट क्रिएट हो जाएगा, तो वहाँ पर एक ये हो जाए, पॉलिटिकल पावर उनके पास ज़्यादा आ जाएगी, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा आ जाएगा, जिन पे सीट ज़्यादा हो जाएंगी ओबियसली। तो इसीलिए इसको एक बेस मान लेंगे 1971, और इसमें ये कहा गया कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे कुछ पॉलिसी बनाएंगे, मतलब ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल पावर किसी भी सेंटर, एक जगह पूरी सेंट्रलाइज हो जाए, तो उसी को रोकने के लिए हमने 1971 बाउंड्री कमीशन पे उससे बना दिया गया है। इसलिए अभी इसका जो नाउ 26 तक ये चलेगा, ऐसे ही 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। थोड़ा सा है इसमें आपका, ये आई थिंक यही बिल है इसका, आई थिंक 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यही होगा, आई थिंक उसी के रिगार्डिंग में लिखा है, किसी देख लेंगे, देख लेता हूँ। हाँ, ये रिजर्वेशन वाला जो मैंने अभी वहाँ पर बताया था कि 84 एंड 47 जो सीट SC ST के लिए रिजर्व हैं, ये कब तक थी, केवल 25 जून 2020 को एंड हो रही थी, मतलब इनका, मतलब जो प्रोविजन होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस टाइम से था कि भाई इनको 10 ईयर या कितने ईयर के लिए इनको बढ़ाया जाएगा, 10 ईयर के लिए रिजर्वेशन होगा, जो आप अक्सर कहते हो ना कि भाई रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में 10 ईयर के लिए था, वो यही था, याद रख लीजिए। जो कहते हैं ना कि भाई 10 कॉन्स्टिट्यूशन में केवल रिजर्वेशन की 10 ईयर की बात की गई थी, 10 ईयर की बात कहाँ की गई थी, वो यहाँ देख लीजिए, वो यहाँ थी। ये 25 जून 2020 को खत्म हो रहा था रिजर्वेशन, किसमें, लोकसभा में आपका SC और ST का 84 सीट का और 47 सीट का। अब यहाँ पर क्या एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंडेड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन इन लोकसभा इन लेजिस्लेटिव असेंबली बाय स्टेट ऑफ स्टेट बाय 10 ईयर 25 जनवरी 2030 तक, इसको एक्सटेंड कर दिया गया 25 जनवरी 2030 तक। एक्सटेंडेड बाय 95th Constitution Act 95th Constitution Act which expired 26 जनवरी 2020। अच्छा ये था, हाँ, इसको अर्लियर, मतलब अर्लियर कैसे एक्सटेंड किया गया था 95th, हाँ ये याद थोड़ा रिमेंबर कर लेना। अभी इसको एक्सटेंड किया गया है इसके एक्ट के थ्रू, आई थिंक 26, हाँ यही है, इसी के रिगार्डिंग में होगा ये, ठीक है। 95th कॉन्स्टिट्यूशन में इससे पहले किया गया था 2020 तक। हाँ, आप पूछिए किसको क्या क्वेश्चन पूछना है, ये आपका लोकसभा का सर अब, हाँ सर, क्लियर है, बताइए। सर सर जो ये बाइक के लॉ अंदर हम कमीशन बोलते की हैं जो पूरे रिपोर्ट थी, प्रोसीजर को, एक एक करके, जो हम इसको सर बाइक के अंदर जैसे कि बोलते लॉ हैं सर कमीशन की पार्लियामेंट जो को, रिपोर्ट बट जैसे एक मिनट में समीर, एक मिनट, समीर पठान, एक मिनट रुक जाइए, प्रीत सिंह आप बोलिए। सर ये जो बाइक कैमलर बोलते हैं इसको, वैसे तो सर इसमें दो है ना सर, लोकसभा और राज्यसभा, तो मतलब हाँ हाँ, प्रेसिडेंट भी इसके अंदर इंक्लूड होगा बाइक कैमलर के अंदर। प्रेसिडेंट को हम क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि कोई भी जो एक्ट होता है वो प्रेसिडेंट के साइन के बिना वो माना नहीं जाएगा। मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा से कोई बिल पास हो गया, तो उसको एसेंट कहाँ से लेनी होती है, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक वो कोई भी बिल उसको पास नहीं होगा, इसलिए उसको एक पार्लियामेंट का पार्ट माना जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, समीर जी आप पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट दी थी उसमें जो मतलब एक मेजोरिटी सिस्टम बताया, एक प्रोपोर्शनल सिस्टम बताया, पर प्रोपोजिशन सिस्टम तो हमारे इंडिया में नहीं मतलब नहीं नहीं बहुत नहीं फ्यूचर। नहीं, डोंट कंफ्यूज विद इट। लो कमीशन ने ये नहीं कहा था, लो कमीशन ने केवल, वो पार्लियामेंट ने कह दिया है, पार्लियामेंट ने नेक्ट कर दिया है कि कोई भी दो सिस्टम बना दिए हैं, प्रोपोर्शनल सिस्टम और मेजोरिटी सिस्टम। लो कमीशन ने रिकमेंड केवल इतना किया कि आप आधे चुनाव उससे कराइए मेजोरिटी सिस्टम से, और आधे चुनाव आप प्रोपोर्शनल सिस्टम से कराइए, लेकिन ये बहुत इम्प्रैक्टिकल था, फॉलो भी नहीं होगा फ्यूचर में कैसे भी। कोई डाउट अब क्लियर हुआ? वही सर, यस सर, थैंक यू। ओके सर एस्टीमेट कमेटी भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सर एक शशि जी बताइए। सर जैसे आपने अभी बताया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो जैसे कि सर कहीं हम देखे थे कि जैसे जो 2 सीट है एंग्लो इंडियन वाला, इसको SC ST के तरफ मतलब शिफ्ट कर दिया गया। अभी भी सीट्स उतना ही है, मतलब केवल एंग्लो इंडियन का प्रोविजन खत्म हो गया। सीट तो केवल उतनी ही है 84 एंड 47, उसमें तो सीट इंक्रीज नहीं हुई है। मैंने यहाँ तो देखा है, आप किसका रेफरेंस दे रहे हैं बताइए आप कोई?
नहीं सर, सीट सर इंक्रीज यूपी एससी तो एसटी वरुण वाला अवस्थी थोड़े सर हुआ। हैं तो SC ST देखो 2 सीट रिमूव हुई हैं, इंक्रीज कह तो रहे हो, सर बता रहे थे कि वो इंक्रीज किस नहीं किस में तो हुई सर है, बता SC कि में जैसे हुई है। रिमूव हुई है तो बस रिमूव हुई है, मतलब उसको शिफ्ट कर दिया गया है नहीं SC ST की तरफ। नहीं, मैंने इसको नहीं पढ़ा डिसिप्लिन के, अभी तक रिमूव कर दी गई हैं पूरी 2 सीट जो थी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन नहीं है आई थिंक। इम्पोर्टेंट क्लास से ध्यान रखना है ये लेजिस्लेचर सर की। जैसे आपने बताया कि इलेक्शन जो होते हैं ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो उसमें 4 चीज़ें काउंटेबल थी, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा, राज्यसभा, और एक, हाँ एक और था कोई, पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी थी, कमेटी। ये 4 पार्लियामेंट्री चीज़ों का कमेटी। इलेक्शन पीआर का सिस्टम से होता है सर। तो मतलब चार ऐसे देखो, हाँ लेजिस्लेटिव ठीक है, काउंसिल का जो इलेक्शन होता है उसको क्या मेजोरिटोरियन सिस्टम यूज करते हैं या फिर वो ये पीआर ही यूज बताएंगे, करते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल जब आपका आएगा ना, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे उसमें कैसे कैसे 1/6 किसका वोट है, कैसे उसमें ग्रेजुएट्स कुछ कैसे वोट देते हैं, उसमें काफ़ी बताया जाएगा। उसमें उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, बताएंगे उसको कैसे है, क्योंकि इसमें उसको इतना ध्यान मत दो, कंफ्यूजन हो जाएगी। सर वो तो नॉमिनेशन का बेस है ना कि ग्रेजुएट बेस्ड होने चाहिए, फील्ड से एक्सपर्ट होने चाहिए, वो वहीं तो वहीं हर बताऊंगा, वहीं जगह। बताऊंगा, मैं बता दूंगा आपको, बताऊंगा कैसे ओके 1/6, सर, क्योंकि अभी कंफ्यूजन है उसमें, काफ़ी कंफ्यूज जाओगे। अभी ओके इसको ये ओके। देख लेते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये आपका लोकसभा का था पूरा कंप्लीट। लोकसभा स्पीकर और अभी नहीं करवाए हैं, कहीं सोचो कि लोकसभा स्पीकर भी हो गए हैं। सर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटी बताई थी, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था? प्रोपोर्शनल सिस्टम में वही आ जाता है, सिस्टम पूरा एक साथ ही बोलते हैं उसे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके ओके। अब हम देखेंगे राज्यसभा एंड अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? स्ट्रक्चर में वही चीजें हैं, इसमें मैक्सिमम 250 सीट्स हैं, इसमें मैक्सिमम याद रखना, मैक्सिमम कितने 250, करंट 245। करंट में कितनी सीट है मैक्सिमम, जैसे कि लोकसभा में देखी थी 552 मैक्सिमम हो सकते हैं, उसी तरह इसकी स्ट्रक्चर जो आपका दिया गया है राज्यसभा का, इट इज मैक्सिमम सीट इन 250 एंड करंट इज सीट इज 245। करंट सीट का लोकेशन कैसे है? 233 इलेक्टेड हैं, 233 इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। 233 जो इलेक्टेड हैं, 229 आते हैं आपके स्टेट से, 4 आते हैं यूटी से, 3 दिल्ली, 1 पुडुचेरी, ठीक है ना, याद रखना। और 12 जो नॉमिनेटेड है प्रेसिडेंट के किस किस फील्ड में है, ये आपकी फील्ड 4 फील्ड है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। 12 नॉमिनेटेड, तो याद काउंट देख लो है, 255 233 हो गया इधर, 12 इधर हो गए, 229 आपके स्टेट हो गया, 4 यूटी से हो गई, 4 ही सीट है ना यूटी में, याद है ना। इलेक्शन ये आपका जो मैंने बताया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आपका मैंने पहले देख लिया है, उसमें प्रेसिडेंट में बताया था कैसे कैसे इसका इलेक्शन होता है, कैसे इसमें एक वो चॉइस होती है। प्रोपोर्शनल आई थिंक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नहीं है यार, कोई नहीं, मैं इसको चेक कर लूंगा सर। राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट मैक्सिमम 250 सीट स्ट्रक्चर, आर्टिकल 80, ये आर्टिकल 80 होगा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में, प्लस शेड्यूल 4 में, ये शेड्यूल 4 जो बताई थी वहाँ पर एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द राज्यसभा, ये आपके शेड्यूल 4 में है, राज्यसभा से रिलेटेड, लोकसभा की ऐसी कोई नहीं है। हाँ, इसमें कोई भी जो ये वाला पॉइंट है, नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द राज्यसभा, तो यहाँ पर नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, जैसे कि अमेरिका में 50 स्टेट हैं तो 50 स्टेट को एलोकेशन है पर स्टेट 2 सीट्स, इंडिया में ऐसा नहीं है, डिफ्रेंशिएट है अलग अलग स्टेट में, जैसे कि दिल्ली में कहीं 3 है, कहीं 10 हैं, कहीं 11 हैं, कहीं 31 हैं, ऐसा कोई इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओनली इलेक्शन नो सीक्रेट बैलेट, जो पहले ही बताया गया था कि यहाँ पर कोई भी सीक्रेट बैलेट नहीं होता है, एकमात्र ऐसा चुनाव है, यही है। रेशियो ऑफ सेंसस एलोकेशन इसमें कैसे होता है, फर्स्ट 50 लाख पर 5 सीट मिलेगी, फिर उसके बाद 20 फर्स्ट 50 लाख पर 5 सीट, हाँ ऐसे ही 50 लाख 5, एक मिनट यार, 50 लाख 51 20 लाख, ठीक है मैं बता देता हूँ इसको, 50 लाख तक 5 सीट, फिर उसके बाद 20 लाख पर 1 सीट मिलेगी, ऐसा कुछ है ये, हाँ। रेशियो ऑफ सेंसस एलोकेशन इसमें बता देता हूँ, इसको मैं कंफ्यूजन होता है इसमें, मिस है यहाँ पर।
सर यहाँ 50 पर लाख तक 5 सीट रहेगी, अगर उसके बाद अगर पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो फिर हाँ 20 लाख पे एक सीट है ना। लेकिन इसमें अगर आप कुछ स्टेट की देखोगे तो वहाँ पर बहुत डिफरेंशिएट है, जैसे कि दिल्ली प्रैक्टिकल फर्स्ट 50 लाख, ठीक है। ये लेजिस्लेचर में आपका राज्यसभा हो गया। कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं हो। अब मैं आपको दूसरी, ये जो मेरे कुछ नोट्स थे हैंड रिटन ये थे, अब थोड़ा दूसरी साइड्स पे देखता हूँ आपको। ये यहाँ पर कुछ प्रिंटेड नोट्स हैं, वो भी देख लो। कुछ छोटा होगा इसमें कवर हो जाएगा उधर। अभी केवल इतना देखना, पार्लियामेंट का, यूनियन पार्लियामेंट डिस्कस कर रहे थे तो यही चीज़ थी। आर्टिकल 79 to 120 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल वाला हम देखेंगे भी कैसे होता है बिल। composition of parliament, the constitution describes the structure of the parliament, article 79, ये आर्टिकल रख देते हैं रखना। in the name of the both houses, the राज्यसभा and the लोकसभा has been adopted by the upper house and the lower house। ये चीजें जो वहां पर भी है वही चीजें हैं यहाँ पर भी बता रही हैं। ये देखो ये वाला पॉइंट जो किसी ने पूछा था, इवन दो द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ही डजंट सिट इन द पार्लियामेंट। सेम कॉन्सेप्ट वगैरह। राज्यसभा आपका ये हो गया। वन टू लार्जेस्ट 31 उत्तर प्रदेश। कि हाँ ये थोड़ा देख लेना, क्वालिफिकेशन क्या है, वही चीज़ है कि होल्ड एनी, किसी मतलब ये डिस्क्वालिफिकेशन किया है, ही होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड है, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, वाज वॉलंटरी एक्सेप्टेड द नेशनलिटी ऑफ अदर नेशन, इज डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ये उसके डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एनी लॉ मीन्स पार्लियामेंट, ये वो वाला जब कन्विक्शन होता है कोई उसमें हो जाती है उसमें, तो उसके लिए है। चेयरपर्सन एंड पोजिशन ऑफ अदर कंट्रीज, ये नहीं है इम्पोर्टेंट, ये मत देखना आप। पोजीशन इन अदर कंट्रीज कोई जरूरी नहीं है इसका। द यूटिलिटी ऑफ द राज्यसभा, इट इज फॉर द रेस्ट्रिक्टिव पेपर, जहाँ पर आपको लिखना हो रिगार्डिंग नीड ऑफ द सेकंड चैम्बर इन द पार्लियामेंट एंड एक्सेसिव डिबेट टू द लोकसभा। देखिए, द मेंबर ऑफ इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल एडल्ट्स सफरेज सर्व देयर ऑफिस फॉर टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर मेजोरिटी, पॉपुलर मेजोरिटी की बात है इसमें। क्वालिफिकेशन में मतलब मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन क्या है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ अपर हाउस राज्यसभा यू शुड हैव द कंप्लीट, हाँ ये याद रखना, अपर हाउस के लिए 30 ईयर है और लोकसभा के लिए आपकी 25 ईयर है एज एलिजिबिलिटी। you need to comply with other such qualification prescribed in any law by the Indian Parliament। अगर कोई ऐसे ही पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है जिसमें आपको स्पेशल एलिजिबिलिटी दी गई है तो वहां पर इसकी बात करता है ये। नाउ लेट अस टॉक इन द ग्राउंड ऑन द व्हिच कैन बी डिस्क्वालिफाइड अ मेंबर। ये भी था, काफी क्वेश्चन था। डिस्क्वालिफिकेशन, नाउ आर्टिकल 102 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले द ग्राउंड ऑन व्हिच द लेजिस्लेटर कैन बी डिस्क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ग्राउंड्स क्या हैं उसके डिस्क्वालिफिकेशन के? 102 में एक 105 आता है जो कि आपका स्पेशल ट्रीटमेंट जो है आपका, उसके बारे में बताएंगे, देखेंगे। इम्यूनिटीज, दिस ग्राउंड्स आर इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी ऑफ द स्टेट, if he or she declare unsound mind by the court and discharge insolvent, not citizen of India anymore। सेम वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी चलते हैं लोकसभा के मैटर में भी। इफ इज डिस्क्वालीफाई बच्चों ऑफ एनी लॉ पार्लियामेंट, जो मैंने अभी आपको बताया किसी का अगर लो ये ऐसा है कन्विक्शन है उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, as it is a ground for disqualification member of party to understand what exactly office of profit refer to any post or position under central government, state government which fetches salaries, bonus, perks and other benefit of the individuals। However, the quantity of profit gained is irrelevant under the disqualification।
हाँ, इसमें कुछ पोस्टेस होती हैं जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आती, जैसे कि गवर्नर्स की हो गई, आपकी वाइस प्रेसिडेंट हो गई, प्रेसिडेंट हो गई, आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आती हैं पोस्ट, जैसे कि क्योंकि उसमें भी सैलरी पर्क्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पर मान लीजिए कोई गवर्नर है, उसको प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा ना, उसकी बात करते हैं। ये रहा जो आपका अभी तक आया ना, जैसे कि इसमें ये आप देखो यहाँ पर कैसे किसको कैसे रेट करके पढ़ना है। इफ ही सी डिस्क्वालीफाइड बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। अब वो एनी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट क्या है, वो एनी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट ये है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। मतलब कुछ डिस्क्वालिफिकेशन हमने इसमें दे रखे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 1951 में। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आल्सो बी डिस्क्वालीफाइड अंडर द आरपी एक्ट 1951। This act was passed by the parliament under Article 327 of the Indian Constitution, which ये याद रखना आपका 327 for procedure and the conduct of follow during the election of the parliament following grounds. If first है convicted for indulging in corrupt practice during the election or any other election related offences, convicted under the certain IPC unlawful activities terrorism act 2002, convicted under any law that result for at least 2 year of imprisonment, 2 year of imprisonment, इस पे फोकस है आपका, विल रिमेन डिस्क्वालीफाइड फॉर फर्दर 6 ईयर आफ्टर हिज रिलीज। 2 ईयर इम्प्रिजमेंट मिल गई है, उसको रिलीज करने के बाद भी उसको 6 ईयर के डिस्क्वालीफाई है वहां से। ये वही है, मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं तो आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आपका ये मेंशन है, जो कि पार्लियामेंट को उसमें पावर दी है, पार्लियामेंट ने उसको इनेक्ट किया है आरपी एक्ट को। डिसमिसल फ्रॉम द गवर्नमेंट ड्यू टू डिसलॉयल्टी और इनरोलमेंट इन करप्ट प्रैक्टिस इफ ही फेल्ड लॉस देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस होता है ना, उसमें दिखाना होता है। अभी रिसेंटली इसमें कुछ एक्सपेंसेस में इंक्रीजमेंट भी की है, करंट अफेयर में आप देखना इसको कितना करा है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये तो डिफेक्शन वाले में हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें अलग से चैप्टर है इसका। डिप्टी स्पीकर का ये ठीक है। इसमें कुछ बिल्स में है एक्चुअली, इसमें बीच बीच में मैंने ऐसे करवाया क्योंकि अलग से मैंने इसमें कुछ नोट शेयर किए हैं और इनका डिफ्रेंशिएट किया है मैंने काफी इसमें से। इसमें कोई क्वेश्चन जो अब तक है हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट बिल? दो तीन आर्टिकल 53 और एक दो आर्टिकल जो भी हो अपॉइंटमेंट है, जिसमें आर्टिकल 74 ये सब। अब इसमें कुछ मैं सर जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं उनका ड्यूरेशन 6 इयर्स का होता है ना? 6 ईयर होता है, 1/3 प्रेसिडेंट भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है किसी मेंबर को। प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। डिस्क्वालिफिकेशन कुछ ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि मतलब वो तो अलग, डिस्क्वालिफिकेशन का वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसको रिमूव करके यूज करेंगे हम यहाँ पर। डिस्क्वालिफिकेशन जो आपकी लॉ में है उसी के लिए है। राज्यसभा का मेंबर नहीं वो सर करा जा सकता क्या रिमूव? राज्यसभा का मेंबर देखिए कोई भी मिनिस्टर, जैसे कि राज्यसभा से भी हो सकता है, वहां से भी हो सकता है, तो वहां से भी हो सकता है ना, उसका एक प्रोसेस क्या है, उसके एक्सपेल्सन का वहां पर पावर अलग होती है। जैसे कि पार्लियामेंट से हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई राज्यसभा से मिनिस्टर है, गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के रूल्स अगेंस्ट है, तो फिर वहां से उसको गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से हटा देंगे। और बाकी अगर कोई मतलब सेशन चल रहा है, सेशन में कोई मिसकंडक्ट किया, तो वहां पर उसकी पावर किसके पास आ जाती है? चेयरमैन पर्सन के पास आ जाती है। चेयरपर्सन जो पार्लियामेंट के रूल कंडक्ट हैं उसको उसके अकॉर्डिंग वहां से हटा देंगे, ऐसी पावर आ जाती है यहाँ पर। और बाकी जो मैंने आपके ये बताया आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 1951 में, इसमें कुछ ग्राउंड दे रखे हैं, अगर कन्विक्शन का ग्राउंड है, ये सब ग्राउंड है, तो वहां पर हो सकता है एक्सपल्सन, तो है तो यहाँ पर सारा चीज। ठीक है सर। तीन चार सर एक डाउट है। ठीक है बताइए। आप बोल लीजिए पहले। नहीं मैं शुरू करूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी कितने मतलब 2 इयर्स या 6 इयर्स? कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? सॉरी पार्लियामेंट्री कमेटी सर, सॉरी। Parliamentary, don't confuse with the parliamentary committee. I will have one chapter on this parliamentary committee. ओके सर। सर जैसे कि कोई लोकसभा का मेंबर है, उसकी मेंबरशिप पे कोई डाउट आता है कि कुछ उसने ऐसा प्रैक्टिस किया है कि उसकी मेंबरशिप रहेगी कि नहीं रहेगी, तो उसकी अथॉरिटी तो रहती है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, कि वो मेंबर रहेगा कि नहीं रहेगा वो डिसाइड करेगा। अगर राज्यसभा में ऐसा केस आता है तो उसका कौन डिसाइड करेगा? चेयरमैन करेगा या फिर प्रेसिडेंट के? चेयरमैन।
देखिए अलग अलग फंक्शन मैंने कहा ना, स्पीकर देखो इसमें किसी ने आंसर भी दिया है, स्पीकर इन द केस ऑफ एंटी डिफेक्शन, ये डिपेंड करेगा कि वहां पर ऑफेंस किस टाइप का है, एक्ट किस टाइप का है, उससे सेशन से रिलेटेड है, माइक ऑफ करिए अपना, सेशन से रिलेटेड है, अदर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में फॉल करता है, या कैसे मिनिस्ट्रियल लेवल पे फॉल करता है, तो वहां पर डिपेंड करेगा, तो वहां के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई उसको कर देंगे, रिमूव कर देंगे, इसको हम कह सकते हैं। एक्शन सिचुएशन तो करेंगे पढ़ना है ना सर। बट उनके ऊपर पनिशमेंट या तो सस्पेंड होने के बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करते हैं ना सर, बट लोकसभा कर के सकते भी हैं ना, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कोई रोक थोड़ी ना, जुडिशियल रिव्यू की पावर तो है। सर डिफेक्शन के केस में क्या होगा? डिफेक्शन के केस में आपका ये डिसाइड करते हैं आपका स्पीकर और चेयरपर्सन। लेकिन सर वहाँ पे कहीं एक क्वेश्चन था, उसमें मेंशन था कि पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर है, उस पर कोई कंडीशन ऐसे डिफेक्शन का केस लगता है तो उसकी मेंबरशिप रहेगी या नहीं रहेगी, वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट। नहीं, प्रेसिडेंट को डिसाइड करेंगे, चेयरपर्सन नहीं, ये ही है, स्पीकर पे डिपेंड करेगा ना। चेयरपर्सन और स्पीकर दोनों बोथ हाउस में, ओके जिस सेशन चल रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें स्क्रीन शेयर नहीं है, कुछ अलग से नोट्स हैं मेरे, उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इसमें जैसे कि हम इसमें ये आपका लोकसभा राज्यसभा के मैंने कुछ स्ट्रक्चर और उसमें कुछ पॉइंट्स बताया, अभी सारा नहीं हुआ उसमें, जैसे कि स्पीकर आपका हो गया, चेयरपर्सन हो गए, और कुछ उसमें कुछ पॉइंट्स हैं उसमें नहीं बताए हैं, उसको कैसे करना है बताऊंगा। अभी तो हम इसमें करेंगे फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। नोट्स है मेरे पास, ये हैं आपके पास, मैं शेयर कर दूंगा उसको रिटर्न करने के बाद, अभी लिखे नहीं है इसको मैंने। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट में हम क्या क्या देखेंगे पहले बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें जो आपका आएगा, आपका इसमें कुछ कमेटीज भी आ जाएंगी, कैसे कमेटीज को कोई बिल भेजा, तो बिल एक्चुअली बिल कैसे एक्ट होता है, बिल बनता है, उसके बारे में हम देखेंगे। सेशन होते हैं, और कैसे लोकसभा और राज्यसभा की इक्विवेलेंट पावर है, डिफरेंट पावर है। पार्लियामेंट का जो सेशन है 11 to 2 जो आपने क्वेश्चन हार सुना होगा, 0 आर सुना होगा, उसके बारे में। इसके अलावा कुछ इसमें आते हैं, इसके अलावा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो आते हैं उसके बारे में, ये सब चीज़ देखेंगे हम इसमें। शुरू करता हूँ मैं, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट? फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर, व्हाट इज द? To make law. टू फ्रेम लॉ। सो लॉ का मेकिंग ऑफ द लॉ, पार्लियामेंट का फंक्शन है ये बेसिकली। लोकसभा, पार्लियामेंट में अपनी जगह कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, लेकिन प्राइमरी जो वहाँ पर फंक्शन जो लॉ मेकिंग का है आपका लोकसभा और राज्यसभा का ही है। लोकसभा और राज्यसभा में क्या होगा, कोई भी बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस होगा, पहले क्या हुआ, किसी चीज को लाना है, जैसे कि फार्मर बिल हुआ, या कोई भी बिल, फार्मर बिल था अभी, तो उसमें कैसे हुआ, पहले उसको लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी सेशन में कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, कोई भी इसमें बिल, उसको आप सेशन पार्लियामेंट में लाए, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में, फिर उसको क्या होगा, एक जो आपका आता है गैजेट, गैजेट में उसको तरह से पब्लिश करना होगा। पब्लिश करना क्यों, क्योंकि पब्लिक डोमेन में डालना होगा उसे, पब्लिक डोमेन में। इसमें उसके बाद जो पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा, उसके बाद उसकी जो एक एक कॉपी होती है, जो कि बिल आता है, उसको पूरे पार्लियामेंट में जितने भी आपके मेंबर होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना, पूरे पार्लियामेंट में जितने भी लोग होंगे उसकी कॉपी उसको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। फिर एक जो आपका ये बिल है, कौन ला सकता है, कौन नहीं ला सकता, तो कोई गवर्नमेंट पर्सन भी ला सकता है। गवर्नमेंट पर्सन बेसिकली कौन होता है, गवर्नमेंट पर्सन जो कि गवर्नमेंट, जिसकी गवर्नमेंट है, कोई मिनिस्टर है, वही ला सकता है। नॉन गवर्नमेंट पर्सन जैसे कि ओपोजिशन पार्टी का है, कोई अदर मेंबर है, तो वो ला सकता है कोई भी बिल। इसके रिगार्डिंग में जब यहाँ बिल लाया गया, गैजेट में पब्लिश हो गया, पब्लिक डोमेन में है, एक एक कॉपी सबको मिल गई, इसको हम देंगे फर्स्ट टाइम को जब होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट स्टेज है ये। फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज में क्या होता है आपका, पार्लियामेंट में बिल लाया जाएगा। वो जब पार्लियामेंट में बिल लाया जाएगा, मान लीजिए लोकसभा में आया, लोकसभा में उस पर क्या होगा, डिबेट एंड डिस्कशन, डिस्कशन डिटेल से होंगे, जैसे कि आपने कोई बिल देखा होगा, अगर डिबेट एंड डिस्कशन होता है तो यहाँ पर ऐसे प्रोसेस होता है, कैसे पहले ऊपर जाता है, सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर सेकंड स्टेज में क्या आता है, सेकंड स्टेज में आपके पास वो डिबेट एंड डिस्कशन के लिए लोकसभा को हम लेकर चले, तो लोकसभा में वो डिस्कस होगा। अब लोकसभा में होता क्या है कि आपको पता है बहुत कम सेशन होते हैं, कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है, कई बार अभी जैसे कि मानसून सीजन वाला कितना, अभी लास्ट विंटर सेशन था, इफेक्टिव नहीं हो पाता, टाइम, लैक ऑफ टाइम, रीडिंग ऑफ द बिल, देखिए टाइम नहीं है लोकसभा का, उतनी एफिशिएंसी नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है उतनी, तो वहाँ पर इतने मतलब कोई टेक्निकल बिल होते हैं, जैसे कि कोई भी बिल आ जाता है तो उसमें बहुत सी टेक्निकल डिफिकल्टी होती है, तो उसको क्या करने आता है, तो उसको कई बार पार्लियामेंट से वॉकआउट की भी सिचुएशन आ जाती है, तो वहाँ पर कोई भी बिल की एक डिबेट डिस्कशन इफेक्टिव रूप से नहीं हो पाती, तो उसको क्या करने के लिए क्या करते हैं, उसको कमेटी बनाते हैं। कमेटी क्या होते हैं, हमारी पार्लियामेंट्री, उसको हम कमेटी कहते हैं।
तो उस कमेटी को भेज दिया जाता है बिल, कमेटी को डिस्कस कर ले। कमेटी कौन कौन सी होती है? एक आती है हमारी सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी, सेलेक्ट कमेटी एंड ज्वाइंट कमेटी। इसको हम सेलेक्ट कमेटी में केवल आपका लोकसभा से रिलेटेड होती है और ज्वाइंट कमेटी आपकी लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से रिलेटेड होती है। सेलेक्ट कमेटी में क्या होगा कि इसमें कमेटी में बेसिकली होता क्या है कि मेंबर होते हैं, जैसे आपने बहुत सी कमेटियां बनती है ना, उसमें जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं आपने देखा होगा कभी ना कभी किसी न किसी कमेटी से रिलेटेड होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं किसी उसमें डिस्कशन, उसमें मतलब बहुत सी टेक्निकलिटी को उसमें डिस्कस किया जाता है, उसमें एनालाइज किया जाता है कैसे कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है उसको लिए। और फिर इसी के साथ यहाँ पर पब्लिक डोमेन में भी डाला जाता है उसके बिल को, सेकंड स्टेज में पब्लिक डोमेन में, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जैसे कई बार देखा होगा ड्राफ्ट आता है, ड्राफ्ट जिसको हम कहते हैं ड्राफ्ट बिल पब्लिक डोमेन में, उसमें लोगों की रिकमेंडेशन लेनी है, कैसे कैसे उस पर सुझाव लेने, लोग कोई पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड जो है उसका उसके लिए डोमेन में डाल दिया जाता है। फिर इसको हम जो कमेटीज के पास गई हैं बिल, कमेटी उस पर पूरा एनालाइज करके डिबेट करके उसको फिर सेशन में लाती है। फिर सेशन में जब वो बिल आता है तो उसको कौन प्रेजेंट करवाता है? तो वहां पर जो आपके जैसे कि लोकसभा में है तो लोकसभा में स्पीकर करवाएंगे प्रेजेंट, और राज्यसभा में तो आपका चेयरपर्सन करवाएंगे। ठीक है, रिपोर्ट जब ये कमेटी से वापस जब लोकसभा में आ गई तो वहां पर उसको फिर दोबारा सेशन में रखा जाएगा। सेशन में जब रखा जाएगा तो उसमें फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो अदर ओपोजिशन पार्टी के होते हैं, कई बार पार्टी उसमें कुछ अमेंडमेंट लाते हैं। तो अमेंडमेंट इस पोजीशन में लाया जाता है जब वो पूरे यहाँ से डिस्कशन इतने पूरे स्टेजेस से हो गया, सेकंड स्टेज के लास्ट सेशन में जब दोबारा सेशन में रखा गया उसको, तो वहां पर इसको अमेंडमेंट लाया जाएगा। अमेंडमेंट के बाद इसको हम बिल को नॉर्मल जो है इसको मेजोरिटी से पास कर देते हैं। मान लीजिए मेजोरिटी से पास हो गया, सिंपल मेजोरिटी से, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आती है इसमें, पास बिल यहाँ से हो गया। थर्ड स्टेज में क्या होता है, इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं उसमें, तो उसको के लिए उसमें केवल अमेंडमेंट हो जाता है, बाकी बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं होता थर्ड स्टेज में, याद रखना। थर्ड स्टेज में बिल में कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगा, कुछ टेक्निकलिटी का हटाया जाएगा वो उसमें से। अब इसके बाद ये तो पूरा लोकसभा का प्रोसेस चलता है, मतलब एक बता रहा हूँ कैसे उसमें सेशन में चलता है। लोकसभा में हो गया, लोकसभा से बिल पास हो गया, अब लोकसभा से दूसरे सेशन कहाँ जाएगा? वो अपर हाउस, राज्यसभा से जाएगा। इसी तरह मतलब दोनों प्रोसेस पूरी सेम रहेगी, चाहे वो लोकसभा से स्टार्ट हो चाहे राज्यसभा से। यही चीज राज्यसभा में स्टार्ट होती तो इसी तरह जाती, लोकसभा से स्टार्ट हुई है तो मान हमने लेकर चले तो ये अब जाएगी कहाँ पर? राज्यसभा में। राज्यसभा में वही तीन, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज डोमेन में जाएगी, फिर उसका डिबेट डिस्कशन कमेटीज ये सब होंगे। जब यहाँ से ही पास हो जाएगा तो वो बिल कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे तो वो पूरी तरह से पास हो जाएगा। अब जो ये बिल हम कह रहे थे अभी तक, वो बन जाएगा एक्ट। कब बनेगा? जब वो पब्लिश हो जाएगा गैजेट में फाइनली। जैसे कि बहुत सारे एक्ट आपके देखे होंगे, तो जैसे कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है 1987 का है, और वो उसमें कहीं बार गवर्नमेंट उसमें बिल में ये स्पेशल लिखा होता है कि व्हेन द गवर्नमेंट इज नोटिफाइड। तो नोटिफाई जब से करेगी जब से वो इफेक्टिव में आ जाएगा। मान लीजिए बिल आज 2023 में बना, इफेक्टिव नोटिफाई उसको 2022 में किया, तो वहां से वो इफेक्टिव पूरी तरह से बन जाएगा, एक्ट कहलाया जाएगा, वहां से एक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आती है सिचुएशन, ये तो बिल की हमने प्रोसेस देखी, सिंपल प्रोसेस क्या होती है। मान लीजिए कोई भी एक सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गई ना, तो राज्यसभा से लोकसभा से बिल पास है या राज्यसभा से बिल पास है, लेकिन उसमें नहीं हो पा रहा बिल, तो सुना होगा। तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए आपके जॉइंट सिटिंग है। जनरल बिल की बात हो रही है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल की बात नहीं हो रही, उसके लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं है। जॉइंट सिटिंग आ जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए। जॉइंट सिटिंग का आपका प्रोविजन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? वो है आपका आर्टिकल 108 नोट कर लेना, 108 रिलेटेड टू जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जो बिल में कॉन्फ्लिक्ट आ गया है कि भाई पास नहीं हो पा रहा है, तो उसको पास करवाया जाए कैसे, अब कैसे होगा वो देखते हैं। अब हाँ, जॉइंट सिटिंग को कॉल कौन करता है? प्रेसिडेंट सर, स्पीकर। रोल और एड्रेस प्रेसिडेंट करते हैं और प्रिसाइडिंग स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द लोकसभा स्पीकर, एंड इसको कॉल करेंगे कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है ना। इसमें जॉइंट सिटिंग में होता क्या है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सिटिंग होती है। पूरे जो प्रोसीजर है, रूल्स हैं, वो फॉलो होंगे लोकसभा के, जितने भी रूल्स हैं, लो कंडक्ट हैं, कैसे कंडक्ट होना, पूरी तरह से लोकसभा के होंगे। चेयर भी इसके स्पीकर करेंगे और पूरे रूल फॉलो होंगे इसके। और फिर यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से, यहाँ पर कोई 2/3 4/3 नहीं है, यहाँ पर वो सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होता है। मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल पास नहीं पा रहा, लेकिन लोकसभा में मेजोरिटी है, राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, राज्यसभा से कोई बिल पास ही नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर जॉइंट सिटिंग बुला लेंगे। तो जॉइंट सिटिंग में क्या है कि वहाँ पर मेंबर कम होते हैं लोकसभा में, तो यहाँ पर 543 to 45 ऐड कर लो। अब उसका 50% निकाल लोगे तो उसका वहाँ पर उनकी मेजोरिटी बन जाती है, तो बिल इजिली यहाँ पर पास हो जाता है। अच्छा ये बताइए अब तक जॉइंट सिटिंग हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में कितनी बार हुई है?
सर 3 times. कब कब? एक डॉरी प्रोहिबिशन Maximum बिल 3 time होता है। 1960, बैंकिंग सर्विस कमीशन 1977 एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल वेरी जिसका गुड, ईयर वेरी गुड, 2002. ठीक है, ठीक, याद है, गुड। ओके, थैंक यू. अब ये हो गया, बिल आपका पास हो गया है, जॉइंट सिटिंग भी हो गई है, मैं देख लिया। और इसमें सर एक बार आप रिपीट कर दो जॉइंट सिटिंग कब कब हुई थी, प्लीज हम लोग नोट डाउन कर लेंगे. आई विल प्रोवाइड द नोट्स फुल। ओके सर, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अब इसमें कुछ सिमिलर पावर हैं, उसके बारे में आप देख लेना, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में आ जाता है कि स्टेटमेंट विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट फॉर्म में कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। सिमिलर पावर कैसे हैं? लॉ मेकिंग में सिमिलर पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट में आता है उसके सिमिलर पावर है, और इमरजेंसी के टाइम पे सिमिलर पावर है। पॉइंटर में है, ये पॉइंट करवा दूंगा आपको। इसके अलावा आपका इम्पीचमेंट ऑफ CGI जस्टिस का जो होता है, उसमें इम्पीचमेंट में आपकी पावर है। कुछ कमेटीज होती हैं, उसमें यहाँ पर इनकी सिमिलर पावर है। और इसमें हाँ, इसमें कि लोकसभा की स्पेशल पावर, जहाँ पे केवल ओनली पावर एक्सरसाइज बाय द लोकसभा, उसमें कौन कौन से है, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, मतलब पीपल का ही रिप्रेजेंटेशन होता है, वो हो गया। सेकंड है इसमें जब हाँ जैसे कि इमरजेंसी को लाना है तो वहाँ पर दोनों की सिमिलर पावर है, लेकिन इमरजेंसी को बैक करना है, मतलब खत्म कर देना है, तो वहाँ पर लोकसभा केवल सिंपल बिल पास करके हटा सकती है इमरजेंसी को। और मनी बिल हमेशा और बस किसमें आएगा? आपका लोकसभा में, स्पेशल पावर बता रहा हूँ लोकसभा की जो है। और सब हाँ, इसको नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आपका लोकसभा में ही आएगा। यहाँ पर पहले यहाँ कमेंट में बता दूंगा यार, कोई टेंशन मतलब उसकी। फाइनेंस बिल पर एक चर्चा उसमें होगी। मनी बिल भी लोग उसमें क्या नाम आपके राज्यसभा में जाएगा, लेकिन उस पर कोई भी रिकमेंडेशन उस पर इतनी कोई इफेक्टिव नहीं होती कि मतलब उसमें अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा या मानना ही पड़ेगा उसको। ज़्यादा से ज़्यादा उसको 14 डेज के लिए उसको रोक सकते हैं, बस, उसके ज़्यादा कोई पावर नहीं है। राज्यसभा की कोई दो स्पेशल पावर बताएगा? स्पेशल पावर जो सर एक तो कोई भी अगर सिविल सर्विसेज की पोस्ट में अगर करना है तो वो राज्यसभा से ही पास होगा। ठीक है, ठीक है सर, एक ही पता है मेरे को तो। सिविल सर्विस। दूसरा आपका है कोई भी स्टेट का मैटर है उसको सेंटर में डालना है, मतलब इसको नेशनल इंटरेस्ट का ऐसा है कि डालना है, तो वहाँ पर राज्यसभा उसको पास करके सेंटर को दे देगी। इससे रिलेटेड आर्टिकल है आपके 312, आर्टिकल 312 और 249, ये रिलेटेड दोनों आर्टिकल है। इससे सिविल सर्विस का आई थिंक 312 में है, आई थिंक 249 आई थिंक, इसमें कुछ कन्फ्यूजन बता दूंगा मैं आपको। इसके अलावा आपका आ गया, ये आपका पार्लियामेंट में कैसे प्रोसेस है, पूरा नहीं हुआ है। अब इसमें सेशन कैसे होते हैं, आपका जो सेशन चलता है उसमें कैसे पूरी प्रोसेस होती है, जैसे कि कोई न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कैसे वहां से होके शुरू एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर किस पार्टी का होता है? ऑपोजिशन सर। किसी का भी हो सकता है सर, प्रेसिडेंट जिसको नॉमिनेट कर दे। किसी का भी हो सकता है। प्रोटेम स्पीकर किसी भी पार्टी का हो सकता है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि जो परमानेंट वर्क करेगा, टेम्पररी फंक्शन है। टेम्पररी फंक्शन का क्या है? ओनली टू ओथ दिलाना, किसको? जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है उनको ओथ दिलाना, प्रोटेम स्पीकर का वर्क। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, याद रखना, प्रेसिडेंट, इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओनली वर्क टू ओथ दिलाना इनका। सर कोई सीनियर मेंबर होता है ना लोकसभा का जिनको अपॉइंट करते हैं? कोई भी हो सकता है, कोई भी, कोई इसमें ऐसा नहीं है, सीनियोरिटी जूनियोरिटी को नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसके बाद प्रोटेम स्पीकर का जो आपका जो पद है उसको समाप्त कर देता है, एंड हो जाता है उसका। अब यहाँ पर स्पीकर को कौन ओथ दिलाता है? सर स्पीकर को कोई ओथ नहीं दिलाता, सीधा ऑफिस ज्वाइन करता है वो। क्यों? नहीं सर, सीनियर मेंबर होता है, ले चुका होता है ना। ठीक है, जब भी हमने कहा ना यहाँ पर इसी चीज को डिफरेंशिएट करना है प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर में, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर जो पार्लियामेंट न्यूली इलेक्टेड होते हैं उसमें सबको ओथ दिला देता है। जब ओथ दिला देगा तो वहाँ पर वो की कोई जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए उसको सेपरेट ओथ दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती स्पीकर को। अब यहाँ पर इसके बाद क्या आता है, कोई इसमें आता है आपका, उसको हम सर एक बार ये वाला टॉपिक प्लीज समझा दो, ये जो स्पीकर वाला है सर, नहीं आया सर थोड़ा सा जी। देखिए, गवर्नमेंट न्यू इलेक्ट हुई, ठीक है, गवर्नमेंट न्यू इलेक्ट होती है तो उसमें
न्यू फॉर्म पूरा फॉर्मेशन पूरा उनका न्यू होगा, तो वहाँ पर एक प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि उनका जो फंक्शन होता है प्रोटेम स्पीकर का बेसिकली यही होता है कि उनको ओथ दिलाना, जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर है उनको ओथ दिलाई जाती है। जब उनको ओथ दिलाई जाती है तो उसी में मतलब उसमें ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है कौन स्पीकर है कौन स्पीकर नहीं है, फिर उसी में से किसी को स्पीकर बना दिया जाता है। तो स्पीकर जब उसमें बना दिया जाएगा तो वहाँ पर प्रोटेम स्पीकर का वर्क जो है खत्म हो जाता है, वहां से स्पीकर ही चेयर करेंगे। और स्पीकर को कोई स्पेशल ओथ नहीं होगी, क्योंकि वो उन्होंने इलेक्टेड मेंबर के साथ अपनी स्पेशल पूरी सबके साथ कॉमन ओथ ले चुके हो, इसलिए वहां पर कोई सेपरेट वोट नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंड सर, थैंक यू सर। और इसके बाद जब फर्स्ट सेशन होगा तो इसमें प्रेसिडेंट का आपने सुना ही होगा पूरा चीज़, इसमें पूरी उसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसके प्रोग्राम होंगे उसको डिस्कशन करेंगे, उस पर पूरा डिस्कशन होती है, उस पर वोटिंग भी होती है। वोटिंग में मतलब यही होता है कि मतलब गवर्नमेंट को पूरी तरह से इसमें क्या है कि मेजोरिटी में है, किसी भी तरह का वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है। वोटिंग में पास करना ही होता है, ऑब्वियसली पास हो जाएगा, न्यूली गवर्नमेंट है, पास नहीं हो पाया तो पता लगा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, वहाँ पर रिजाइन करना पड़ता है गवर्नमेंट को। एक मिनट, सर थोड़ा सा नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बता दीजिए अगर इफ पॉसिबल। अगर आपका शेड्यूल्ड है किसी क्लास में तो सर फिर तो उसी इसी क्लास में में कर करवा लेंगे। इसी में करवा बस इसी में आने ही वाला है, बस वो इसी में ठीक आना है है सर। 10 मिनट में। ठीक है, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था ये? ठीक है, ये कैसे फंक्शन होगा सेशन में उसके बारे में हमने कहा। प्रोटेम स्पीकर हमने अपॉइंट कर दिया, इस प्रोटेम स्पीकर का ओथ दिला दी, उनका वर्क खत्म। अब यहाँ पे स्पीकर अपॉइंट हो गए, स्पीकर अपॉइंट हो गए, इलेक्टेड हो गए, मतलब वो कह सकते हैं। और इसके साथ ही आपका वोट ऑफ थैंक्स आता है। वोट ऑफ थैंक्स मैंने नहीं बताया था, इसमें वोट ऑफ थैंक्स ही मतलब पूरा उसी में पूरा देते हैं, उसमें पूरे स्पीच देंगे प्रेसिडेंट जो है, और कैसे कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, कैसे कैसे फंक्शन होगा, आगे प्रोग्राम है, उस पर वोट डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, देखा ही होगा आपने इलेक्टेड के बाद। फिर उसके अलावा आपका लोकसभा में कैसे सेशन चलता है उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, काफी काफी क्वेश्चन यहाँ से डोमेन पे पूछे जाएंगे, इसमें अक्सर कंफ्यूज जाते हैं। सबसे पहले 11 to 12 क्वेश्चन आर होता है आपका। क्वेश्चन आर याद रखना, क्वेश्चन आर को ऐसे याद रखना कि पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसमें 0 आर होता है। क्वेश्चन आर, क्वेश्चन आर में फर्स्ट होता है, फर्स्ट आर कौन सा होता है आपका? क्वेश्चन आर। इसको कई तरह के ऐसे पूछा जाता है कि 0 आर से पहले, 0 आर से पहले कौन सा आता है, तो क्वेश्चन आर से पहले आएगा 11 to 12। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। ओरल आता है, रिटर्न क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ओरल क्वेश्चन होते हैं, इसमें मैक्सिमम आपकी जो क्वेश्चन आस्क कर सकते हो 20 क्वेश्चन है इसमें। इसके साथ आपका जो रिटर्न क्वेश्चन है उसमें कोई रिटर्न में देना होता है, मतलब एक टाइम पीरियड होता है उसका, उसके बाद उसको रिटर्न में आपने कोई, जैसे कि आपने बहुत से क्वेश्चन दिए, गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल में कितना रोजगार दिया, तो कितनी क्राइम पे कितनी कंट्रोल, तो यहाँ पर एक रिटर्न क्वेश्चन, तो वहाँ पर पूरी स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि जो मिनिस्ट्री होते हैं, मिनिस्ट्री से पूछा जाता है कि भाई हमने इतना इतना वर्क इस फील्ड में हुआ है। कई बार हमारे पास रिपोर्ट भी यहीं से आती है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, तो यहाँ पर ये चलती है। कहाँ पर चलती है? क्वेश्चन आर में। क्वेश्चन आर याद रखना, टाइमिंग 11 to 12 AM PM नोट। फिर आता है हमारा 0 आर। 0 आर है आपका, इसमें पावर होती है किसकी? स्पीकर की। स्पीकर की पावर मतलब स्पीकर की परमिशन लेनी पड़ती है 0 आर में कोई कुछ बोलने के लिए। इसमें कोई भी कोई फॉलो नहीं होता, इसमें कोई भी कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। 0 आर सॉरी 0 आर हो गया 11 to 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद 0 आर। 12 to 1, 1 to 2 होता है आपका लंच, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, लंच आर हो जाएगा। लंच करने के बाद 2 to 6 सेशन। इसी पर आपका पूरा जो हमने अभी देखा बिल पे चर्चा हो रही है और पूरी वोटिंग हो रही है, इसी पूरे डोमेन में होती है। लेकिन कई बार 2 to 6 पूरा है, मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स है, बट 6 के बाद एंड हो जाएगा, चलता रहता है। कई बार आपने देखा होगा 10 बजे की पार्लियामेंट चल रही है। 0 आर की ड्यूरेशन बताई तो मैंने 12 to 1। फिर ये कैसे है ये बताया गया है इसमें, इसके साथ ही सर 0 आर के बाद क्या आता है? लंच। लंच भी तो करोगे। सर लंच के बाद सेशन, सेशन। नॉर्मल सेशन जिसमें आपकी वोटिंग हो रही है, डिस्कशन हो रहा है पूरा, उसमें पूरा सेशन चलता है वो। फिर इसमें इंपॉर्टेंट टूल जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का होता है वो कैसे होता है, अब आता है वो इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट। इसमें आपका पूरा इसमें पूछ रहे थे ना कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है आपका, कैसे कैसे है, इसके बारे में बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर दूंगा, 1 मिनट बस।
क्लास एंड हो गया क्या? नहीं अभी होगा। नहीं यार 2 मिनट का ब्रेक था बस। सो मोशन हम पढ़ रहे थे। गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज का वन ऑफ द फॉर्म है कि मोशन कैसे आते हैं। सेंसर मोशन आ गया आपका, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ गया आपका। सेंसर मोशन में आपका क्या होता है, फर्स्ट जो आएगा आपको, इसको हम निंदा प्रस्ताव भी कहते हैं। इट इज ओनली लेट डाउन इन द लोकसभा, याद रखना, केवल लोकसभा में ही आएगा ये। किसी पार्टिकुलर, सेंसस मोशन। हाँ, निंदा प्रस्ताव जिसको हम कहते हैं, इस केवल लोकसभा में ही आएगा, केवल लोकसभा में, फिर कह रहा हूँ, ओनली लेट डाउन इन द लोकसभा। किसी एक पार्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ आ सकता है या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पे। यहाँ से रीजन, रीजन बताना इसका जरूरी होगा। भाई क्यों मोशन लाया जा रहा है, उसका रीजन क्या है, उसको बताना यहाँ पे जरूरी होगा कि गवर्नमेंट ने वर्क नहीं किया, गवर्नमेंट इसमें इनसिक्योर है, गवर्नमेंट के पास पूरा किसी स्कीम को लेकर किसी भी टाइप का आ सकता है, ओपोजिशन ला सकती है इसमें। और इसको इस पे डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी। वोटिंग होती है, अगर वोटिंग हो गई और पास हो गई वोटिंग से, वोटिंग अगर पास हो गई तो फिर आएगा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। इसी के बाद आएगा, याद रखना, इससे पहले नहीं आएगा। अगर ये पास होता तभी आएगा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, ये किसके खिलाफ आएगा, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ नहीं आएगा। जो आप काम देख रहे थे, आपका सेंसर मोशन देख रहे थे, उसमें किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ आता है, वहाँ पर मिनिस्टर के खिलाफ नहीं आएगा। ये मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो आएगा, पूरी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में आएगा। लास्ट, अभी जब लास्ट इलेक्शन में 2019 में उसमें आया था, देखा होगा आपने। और इसका रीजन बताना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि उसको सेंसर मोशन में हम बता चुके होंगे, यहाँ पर रीजन बताना जरूरी नहीं है। और इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब है, नो, इट इज नॉट डिफाइंड व्हाट इज नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, डिफाइन नहीं है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आएगा। और इसके बाद ये कैसे है, फिर कैसे आ रहा है, इसको ये लोकसभा के रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, उस पर बेस्ड होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आ जाता है। एक पार्लियामेंट्री, जब हम कहते हैं ना कि ये भी, हाँ, याद रखना, ये केवल लोकसभा में ही आएगा। और इसमें कैसे शुरुआत हुई थी, ये जब कोलिशन गवर्नमेंट थी, वहां पर गठबंधन से सरकारें बनती थी, तो वहां पर उनको एक, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ कैसे, तो वहां पर उनको एक मोशन, मतलब एक कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता था। परंपरा थी, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें नहीं था, तो कॉन्फिडेंस मोशन लाते थे, तो वहां पर मतलब दिखा देते कि उनके पास पूरी गवर्नमेंट, पूरी पावर है और वो इस गवर्नमेंट को इजिली रन कर सकते हैं। तो वहां पर उसी की तरह डेवलप होता गया, तो यहाँ पर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। तो कॉन्फिडेंस लोकसभा के जो रूल्स हैं उस पर बेस होते हैं। और ये पास हो गया, मान लीजिए पास हो गया नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में, उसकी वोटिंग हुई, डिस्कशन हुआ, उसके बाद पास हो गया। पास हो गया तो उसमें खत्म, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म, सर गवर्नमेंट कितना गई, वोट चाहिए होता है? पास, नहीं मेजोरिटी, सर, वोट कितना चाहिए? अच्छा, मेजोरिटी, मेजोरिटी, टोटल मेजोरिटी। टोटल मेजोरिटी 50 पर मेजोरिटी, हाँ। और मान लीजिए पास नहीं हुआ तो कंडीशन क्या है, पास नहीं हुआ तो नेक्स्ट 6 मंथ तक कोई नॉन कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आएगा, यह बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट 6 मंथ तक कोई नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आपका नहीं आएगा, 6 मंथ तक। ऐसा नहीं हुआ कि अभी भाई पास नहीं हुआ तो आप दूसरे महीने फिर ले आए, उसमें ऐसा नहीं होगा। सर आपने 50+1 बोला है, मतलब 50%+1। यही होता है नहीं सर, मेजोरिटी। मेजोरिटी में, मेजोरिटी तो ये तो वो हो गई ना सर, नॉर्मल मेजोरिटी। और फिर क्या है, फिर आप क्या समझ रहे हैं? सर ये मैं सिंपल मेजोरिटी समझ रहा हूँ, 50%+1। हाँ, सिंपल मेजोरिटी ही है, सिंपल तो मेजोरिटी स्पेशल ही है। मेजोरिटी नहीं चाहिए इसके अंदर नो कॉन्फिडेंस के लिए? 2/3, 2/3 चाहिए ना सर? 2/3 क्यों चाहिए यार, सिंपल ही चाहिए इसमें। सर देख लो एक बार। सिंपल मेजोरिटी चाहिए सर इसमें। सिंपली मेजोरिटी है। सिंपल तो 2/3, 50%+1 हो जाएगा सर। 2/3 कैसे ला पाएंगे, आप सोच सकते हो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। हाँ सर, वही तो ये लोग बोल रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे थे स्पेशल, तो स्पेशल मतलब 2/3। अच्छा, स्पेशल बोल रहा है मैंने। हाँ सर, आप स्पेशल बोल रहे थे इसलिए सर कंफ्यूज अगर हो गई। मिनिमम 50 मेंबर्स सिंपल 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 अग्री लिखा ना, कर सिंपल जाते हैं। मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, जो कि लास्ट को लास्ट ईयर का समझ लेना, इससे कैसे सिंपल है, सिंपल मेजोरिटी है। 50+1 होगा ना सर? हाँ हाँ ठीक है। अरे मान लीजिए 100 लोग हैं पार्लियामेंट में, 51 उनके फेवर में आ गए, तो वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया आपका, बस सिंपल है। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा मोशन, तो ये बताएगा इसमें इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट मोशन कौन सा आएगा, हमने दोनों देख लिए।
थोड़ा कुछ नहीं होता, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, कुछ कोई अभी तक किसी भी थोड़ा, क्योंकि लेंथी है, इसमें स्क्रीन शेयर नहीं है तो मैं बता भी दूंगा, नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर दूंगा, कोई नहीं। ये आपके दोनों हो गए, सेंसर मोशन हो गया, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हो गया। इसमें थर्ड मोशन आएगा आपका, ये सब हम किसमें पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट को जब क्रिटिसाइज करते हैं तो उसमें कैसे कोई बिल पास होता है उसमें कैसे होगा, तो उसके लिए आपका आएगा थर्ड मोशन आएगा आपका एडजमेंट मोशन। एडजमेंट कैसे सेशन को करना है, एडजमेंट मतलब इसमें केवल ये लोकसभा में आता है, ये भी लोकसभा में केवल आएगा। बेसिकली लोकसभा में इसलिए आता है कि गवर्नमेंट तो लोकसभा में बेसिकली मेजोरिटी में फॉर्म करती है, तो इसलिए उसको कोई भी मोशन है लोकसभा में आता है। इसमें एडजमेंट मोशन में क्या होगा, एडजन करनी जाएगी पार्लियामेंट लोकसभा को, क्योंकि कोई ऐसा इशू हो गया जैसे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, पब्लिक पूरे लार्ज को अफेक्ट कर रहा है, उसके लिए मोशन लाया जाता है। और इसमें कम से कम 50 मेंबर होने चाहिए लोकसभा के, कोई भी जब लाएगा तो 50 मेंबर होने चाहिए। लेकिन ये किस पे नहीं आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आएगा जैसे कोई भी टॉपिक है जो कि आपके पार्लियामेंट में उसमें चल रहा है, केस उस पर पेंडिंग है, उसमें नहीं आएगा एडजमेंट मोशन। कोई भी आपका जो पहले आ चुका है, कोई भी मोशन कोई भी टॉपिक से रिलेटेड उस पर नहीं आएगा। और कोई भी स्पेशल आपके इम्यूनिटी से रिलेटेड है, स्पेशल राइट से है, उस पर नहीं आएगा मोशन। ये आपके कुछ मोशंस थे। ये अभी तक जो मैंने उसमें बताया था, उसके बाद हमने इसमें पार्लियामेंट के फंक्शन किए थे। इसमें हमने रिवाइज बता रहा हूँ मैंने क्या क्या करवाया। इसमें लॉ मेकिंग हमने देखा, लॉ मेकिंग हमने कैसे देखा लोकसभा और राज्यसभा में, कोई भी कैसे उसमें फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज कैसे आती है, कमेटीज को भेज दिया जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट में लैक ऑफ बहुत टाइम है, लैक ऑफ इसमें है। और कोई भी कैसे दोबारा उसको सेशन में आएगा, कौन उसको चेयर करता है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में 108 है, कब कब आया है, 3 टाइम आया है, ये भी याद रखना। दोनों की सिमिलरिटी एंड स्पेशल पावर लोकसभा की क्या है और राज्यसभा की स्पेशल पावर क्या है। ये प्रोटेम स्पीकर, वोट ऑफ थैंक्स एंड सेशन इन द लोकसभा, क्वेश्चन आर, फिर 0 आर, फिर आपका लंच, फिर आपका सेशन, नॉर्मल सेशन जो चलता है आपका, फिर क्रिटिसिज्म कैसे गवर्नमेंट का होगा, उसके लिए 3 मोशन हमने देखे। ये सारे नोट्स आज मिल जाएंगे सर? चाहिए, यस मिल जाएंगे आज, अगर पॉसिबल नहीं हो तो क्लास के बाद कल मिल जाएंगे यार, क्योंकि अभी मैंने नोट नहीं किया, इसको थोड़ा फेयर में लिखना है मुझे इसमें। सर आपने लास्ट क्लास के शेयर कर दिए थे क्या पीडीएफ्स वगैरह? हाँ, सारे शेयर हैं। ग्रुप में तो है नहीं शायद। नहीं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, मैं टेलीग्राम पे हूँ। टेलीग्राम पे अगर टीम शेयर कर देती है या मैं खुद शेयर कर देता हूँ, अगर नहीं हुए होते तो। सर प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। मैं नहीं हूँ उस ग्रुप में, मुझे नहीं पता कौन सा ग्रुप है, वो टेक्निकल टीम देखती है। ओके सर। टेलीग्राम पे तो मैं नहीं हूँ सर। टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए ना, टेलीग्राम से शेयर करते करेंगे आप। 1 मिनट रुक जाइए, डिस्कस कर लेंगे इस पर, रिकॉर्डिंग है अभी चालू, रुक जाइए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्लास में जो होगा, मैं बता रहा हूँ, आप 1 मिनट, अभी तक क्लास में है किसी कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करता हूँ। सर एक चीज बता दीजिए मुझे, प्रीवियस क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं क्या?